हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं राजीव अवस्थी, स्टडी मैथ विद राजीव सर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हाँ दोस्तों, आज के हमारा परिवेश के अध्ययन में आज पार्ट दूसरा है और इसमें हम उत्तर प्रदेश की प्राकृतिक बनावट या रहन सहन अथवा भौतिक बनावट अथवा रहन सहन का अध्ययन करेंगे। चलिए दोस्तों, देखते हैं हम चैप्टर में क्या क्या दिया गया है। और आपको मैं इससे पहले बता चुका हूँ, हमारे भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उत्तर प्रदेश जो हमारा है, जनसंख्या के आधार पर देश का पहला सबसे बड़ा देश है और क्षेत्रफल के आधार पर चौथा सबसे बड़ा देश है। बड़े क्षेत्र प्रदेशों में चौथे नंबर पर आता है। अब हम देखते हैं उत्तर प्रदेश का ये नक्शा दिया गया है, ये मानचित्र है। इसको आप ध्यान से देखते रहिएगा। क्या है इस मानचित्र में? हमारे प्रदेश की भौतिक बनावट को दिखाया गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ, ये सबसे जो ऊपर की तरफ लिखा हुआ है यहाँ पर भावर का क्षेत्र। ये जो भावर वो मैदान होते हैं जो नदियों के द्वारा लाई गई कंकड़ और पत्थर की जो मिट्टी है वो जमा हो जाने पर बनते हैं। वो मैदान भावर के मैदान कहलाते हैं। ये मैदान कृषि योग्य नहीं होते हैं। अब इनसे जब एक जगह पर कंकड़ और पत्थर के जमा हो जाने के बाद फिर जो मिट्टी बहकर नदियों के द्वारा ले जाई जाती है, वो जो क्षेत्र बनता है, ये जो हरा भरा क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, इसको आप तराई का भाग कहते हैं। ये नदियों के बीच का भाग होता है। देखिए गंगा और यमुना का मैदानी भाग, गंगा और यमुना के बीच का जो भाग है वो ये जब तराई भाग कहलाता है। और उसके नीचे आप जब जाएंगे तो यहाँ पर ये जो ऊंचा सा है ये पठारी है। ये पर्वत तो नहीं होते हैं, लेकिन पर्वतों से कुछ नीचे हो, ज़मीन मैदान से कुछ ऊंचे होते हैं। इनकी ऊंचाई मैदान की अपेक्षा अधिक होती है, इसलिए इनको पठार कहा जाता है। तो हमारे प्रदेश के यानी उत्तर प्रदेश के 3 प्रमुख भौतिक भाग हैं। पहला भावर का भाग, फिर दूसरा तराई का भाग और तीसरा भावर तराई, ये एक में ही आ जाता है, भावर और तराई। उसके बाद गंगा यमुना का मैदान और दक्षिण का पठारी भाग। भावर का मैदान ये ऊंचा है, पर्वतों से सटा हुआ बिल्कुल, ये कृषि योग्य नहीं होता है। तराई का मैदान, यहाँ पे ज़मीन तर होती है, नमी ज़्यादा होती है, कम गहराई में पानी मिल जाता है, इसलिए इसको भावर का मैदान कहते हैं। वो तराई का मैदान कहा जाता है तर और नमी इसलिए। और सबसे नीचे इसका है पठारी भाग। इससे पहले वीडियो में हमने अलग अलग ज़िलों के बारे में बताया था। हमारे प्रदेश से एक भाग अलग हुआ है, इसका नाम है उत्तराखंड। और उत्तराखंड क्यों अलग हुआ है? ये जो पहाड़ी एरिया था उससे मिलता जुलता था। ये इसके कुछ 13 ज़िले जो हिमालय पर्वत श्रेणियों में स्थित थे, उनकी ऊंचाई अधिक थी, तो उनके 13 ज़िलों को लेकर के एक नया उत्तराखंड का निर्माण कर दिया गया है। अब हम देखते हैं क्या पुस्तक के अनुसार अब हम पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की बनावट सभी स्थानों पर एक जैसी नहीं है। कहीं ऊंचा, कहीं नीचा, तो कहीं समतल मैदान है और कहीं कंकरीली पथरीली भूमि है। इस प्रकार बनावट के आधार पर हम भूभाग को 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से 3 भाग बताए मैंने? भावर एवं तराई का भाग, गंगा यमुना का मैदानी भाग और दक्षिण का पठारी भाग। हर एक भाग के लोगों का रहन सहन, पहनावा, काम धंधे, आदतें भी उनकी भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार अलग अलग होती हैं। तो हमारे उत्तर प्रदेश के कितने भौतिक भाग हैं या प्राकृतिक भाग हैं? 3। पहला भावर एवं तराई, दूसरा गंगा यमुना का मैदानी भाग और तीसरा दक्षिण का पठारी भाग। चलिए दोस्तों, अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम देखते हैं क्या बताया जा रहा है। सबसे पहले आप पर्वतीय भाग के बारे में पढ़ेंगे। ये मैंने पहले भी आपको बताया था। हमारे उत्तर प्रदेश का जो ऊपरी कुछ भाग था, जो हिमालय पर्वत श्रेणियों में लगा हुआ था, उसको अलग कर दिया गया है और उसका अलग नाम दिया गया है उत्तराखंड। वो 13 ज़िले जो थे उनको ऐसे देहरादून, पिथौरागढ़, हल्द्वानी, इस तरह के। अगर तुम उत्तर की ओर चलते हो तो चलते चलते हिमालय के ऊंचे भाग में पहुंच जाओगे। यहाँ चारों ओर बर्फ़ से ढके ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखाई पड़ेंगे। इस भाग में अधिक ठंड पड़ती है, इसके कारण यहाँ वनस्पति व जीव जंतु बहुत कम पाए जाते हैं। यहाँ बहुत ठंडा मैदान होता है। यह भाग बर्फ़ से ढकी मिट्टी, कंकड़, पत्थर और बड़ी बड़ी चट्टानों से बना होता है। यह भाग उत्तराखंड है। ये पहले उत्तर प्रदेश का ही एक भाग था और पहले उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का उत्तरी भाग था, जब वो अब भारत का एक अलग राज्य बन गया है। इसका उदाहरण मुख्य रूप से पर्वतीय है।
उत्तर प्रदेश की अधिकांश नदियाँ उत्तराखंड के इसी बर्फीले भाग से निकलती हैं। छोटी छोटी धाराएं आगे चलकर बड़ी बड़ी नदियाँ बन जाती हैं। गंगा, यमुना, रामगंगा, घाघरा, गोमती, सरयू आदि ऐसी ही नदियाँ हैं। तुम्हारे आसपास के जो नदी नाले हैं उनका नाम लिखो। आपके आसपास के नदी नाले कौन से हैं? गंगा, रामगंगा, नहर, इस तरह की इनको यहाँ खाली रिक्त स्थान दिया गया है। ये कार्य आपको अपने आप ही करना है। तो यहाँ पर पहले मुख्य बात कौन सी? सब नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? उत्तराखंड से निकलती हैं, क्योंकि वहाँ पर पर्वतीय मैदान है। पर्वतीय मैदानों पर क्या होता है? बर्फ़ जमा रहती है। बर्फ़ से छोटी छोटी धाराएं फूटती हैं और वो आगे चल कर के बड़ी नदियों का रूप ले लेती हैं। अब हम अगले पृष्ठ पर देखते हैं क्या दिया गया है। दूसरा भाग है भावर एवं तराई का मैदान। जब नदियाँ पर्वतों से निकलती हैं तो अपने साथ मिट्टी बहा कर ले जाती हैं। उस मिट्टी दो तरह की मिट्टी होती है, बड़े पत्थर, कंकड़। भावर और तराई का कुछ भाग उत्तर प्रदेश के, कुछ भाग उत्तराखंड में पड़ता है, यानी कि पहाड़ों से सटा हुआ है, इसलिए कुछ भाग उत्तराखंड में भी इसका निकल जाता है। हिमालय के पर्वतीय भाग से नीचे तथा मैदानी भाग के ऊपर भावर व तराई। भावर कंकड़ पथरीली मिट्टी को होता है, तराई वहाँ पर महीन मिट्टी होती है वाला भाग है। नीचे उतरने वाली नदियाँ गंगा, यमुना, रामगंगा, घाघरा, अभी मैंने 4-5 नदियाँ बताई थी, आदि का बहाव इस भाग में आकर धीमा हो जाता है। नदियों पहाड़ों से लाए रोड़े पत्थरों मोटी मिट्टी को इस भाग में जमा कर देती हैं। रोड़े पत्थरों और मोटे कणों से बनी मिट्टी का यह भाग भावर कहलाता है और इसी से लगा हुआ जिसका निचला भाग तराई है। नक्शे में आपको मानचित्र में बताया गया था भावर एवं तराई, इसी दोनों को नाम साथ साथ रखा गया है, पास में ही है, नज़दीकी क्षेत्र होता है। भावर वाले भाग से तराई वाला भाग अधिक नीचा होता है, क्योंकि भावर में मिट्टी कंकड़ रोड़े होते हैं, इसलिए थोड़ा ऊंचा हो जाता है। यहाँ भावर की तरह तराई में क्या होता है? भावर की तरह रोड़े पत्थर नहीं होते हैं। इसके अलावा यहाँ ज़मीन के नीचे थोड़ी सी गहराई पर पानी निकल आता है और यहाँ की हवा में नमी रहती है। नम या तर जलवायु के कारण इसे तराई का भाग कहते हैं। अभी मैंने इससे पहले बताया था आपको, यहाँ पर थोड़ी नमी रहती है, नम या तर। नम का ही दूसरा नाम पर्यायवाची है तर, इसलिए इसको तराई भाग कहा जाता है। इस शब्द से भी आप पहचान सकते हैं। देखिए यहाँ पर मानचित्र में आपको दिखाया गया है, ये जो ऊपर के कुछ भाग हैं ये भावर के मैदान कहलाते हैं। भावर की ज़मीन को यहाँ पर दिखाया गया है। और नीचे जो नदी दिखाई गई है, गंगा है, ये इधर आपकी घाघरा है, ये जो नदी है, और इसके लिए जमुना भी आती है। गंगा और जमुना के बीच का भाग जो है वो अलग है, वो फसलों के लिए। अब इस भाग की विशेषता क्या है? इस भाग का मौसम मैदानी व पठारी भागों की तुलना में कम गर्म होता है। यहाँ पर पहाड़ी भाग की तुलना में अधिक गर्मी रहती है। पहाड़ी भागों में सर्दी बहुत रहती है, देखा हुआ लोग अक्सर गर्मियों में पहाड़ी हिल स्टेशनों पर घूमने जाते हैं। यहाँ मैदानी भाग से अधिक वर्षा होती है, यहाँ वर्षा भी अधिक होती है। जब यहाँ पर तापमान कुछ अधिक होगा तो वर्षा भी होगी। वर्षा अधिक होने के कारण भावर तराई में काफ़ी घने वन, इसमें वनों में कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? शीशम, साल, सागौन, साखू व खैर। शीशम, साल, साखू व खैर के चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष पाए जाते हैं। जाड़ों में इनकी पत्तियां गिर जाती हैं। बांस और बेंत की झाड़ियां भी। बांस का मतलब आप बांस तो जानते ही हैं, और बेंत की पहाड़ियाँ, ये जो कुर्सियां वगैरह और मेज़ें बनती हैं पतली पतली गोल गोल छड़ी की आधार पे, उनको हम बेंत की पहाड़ियाँ, झाड़ियाँ भी कहीं कहीं पाई जाती हैं। इन जंगलों में ऊंची ऊंची घास लगती है। इसमें हाथी, बाघ, तेंदुआ, जंगली सूअर, नीलगाय, हिरण आदि जानवर मिलते हैं। अब देखते हैं आगे क्या लिखा है। वन्य एवं वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए विकास के लिए सरकार द्वारा दुधवा नेशनल पार्क स्थापित किया गया है। यह लखीमपुर खीरी एवं बहराइच जिले में फैला हुआ है। हमारे प्रदेश में एक ही नेशनल पार्क है, वो उसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क। यह लखीमपुर खीरी एवं बहराइच जिले में फैला हुआ है। इसमें जंगली जानवर स्वतंत्र रूप से घूमते हैं। यह उद्यान एक पर्यटक स्थल भी है, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। वन्य जीवों का शिकार करना दंडनीय अपराध है। ये स्टेटमेंट इसलिए लिखा गया है कि सरकार ने वन्य जीवों के शिकार करने पर रोक लगा दी गई है। तो यहाँ पर कौन कौन से वन्य जीव आपको मिलते हैं? हाथी, बाघ, तेंदुआ, जंगली सूअर, नीलगाय, हिरण आदि जानवर। अब यहाँ के लोगों का काम धंधा व्यवसाय क्या है, ये भी आप देख लीजिएगा। इस पूरे क्षेत्र में सिंचाई की काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। अधिकतर सिंचाई नलकूपों व नहरों से होती है। लोग खेती करते हैं। कागज़, फर्नीचर, चीनी उद्योग या दस्तकारी इनके मुख्य व्यवसाय क्या है? कि खेती करना। पशुपालन भी इनका मुख्य व्यवसाय होता है यहाँ पर।
खेती करते हैं या कागज़, फर्नीचर, चीनी उद्योग या दस्तकारी में लगे रहते हैं। पता करो तुम्हारे इलाके में सिंचाई के किन किन साधनों से सिंचाई होती है। नहर है, नलकूप है। वैसे यहाँ पर नलकूप से ही कहते हैं ना, अधिकतर सिंचाई नलकूपों व नहरों से होती है। आगे देखते हैं क्या लिखा है। यहाँ के खेतों में पैदावार अधिक होती है, क्योंकि ये तराई की मिट्टी है ना, वो नदियों के बीच की जो मिट्टी है सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है, और यही कारण है अधिकांश जनसंख्या मैदानी भागों पर ही रहती है। गन्ना, धान तथा गेहूँ खूब पैदा होता है। बड़ी बड़ी मशीनों से फसल काटी जाती है। गन्ने से चीनी बनाने वाली बहुत सी मिलें इस भाग में लगती हैं। तराई में बहुत सी चावल मिलें भी हैं। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और बहराइच आदि इस भाग के मुख्य शहर हैं। रहन सहन, थारू और बोक्सा लोग इस क्षेत्र के सबसे पुराने निवासी हैं। अब इस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के सभी भागों से लोग आकर रहने लगे हैं। पंजाब और पूर्वी बंगाल से आए लोग भी यहाँ बसे हुए हैं। इस क्षेत्र में कुमायूनी, गढ़वाली, भोजपुरी, बंगाली व पंजाबी व बंगला बोली जाती है। यहाँ पर लोग यहाँ के ही नहीं, अन्य प्रदेशों के भी कौन कौन से, पंजाब और पूर्वी बंगाल से। पंजाब के लोग आकर के यहाँ पर बहुत खेती करते हैं, और बंगाल के लोग यहाँ आकर के बहुत ही परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं। तो ये अब आइए हम अभ्यास की ओर चलते हैं। क्या है अभ्यास? अभ्यास में आपका दिया गया है भावर की विशेषताएं बताइए। भावर की विशेषताएं बताई थी हमने। भावर की मिट्टी पहाड़ी वो नदियों के द्वारा लाई रोडेदार कंकड़ पत्थर वाली मिट्टी होती है, और ये पर्वतों से लगे हुए पर्वतों से लगे हुए पाए जाते हैं। भावर तराई में पाए जाने वाले वृक्षों एवं पशुओं की सूची बनाइए। भावर तराई में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? शीशम, साल, साखू, खैर, और बांस और बेंत की भी कुछ झाड़ियाँ पाई जाती हैं। और पशुओं की सूची, बाघ, नीलगाय, हिरन और जंगली सूअर, इस तरह के। निम्नलिखित की सूची बनाओ। तराई में बोई जाने वाली प्रमुख फसलें। तराई भाग में कौन कौन सी फसलें बताई थी हमने आपको? धान, गन्ना और गेहूँ। तराई भाग के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि है, कागज़ है, फर्नीचर उद्योग है, ये आपको बताए थे। पशुपालन भी आपका है, लेकिन यहाँ पर लिखा नहीं गया है। आगे प्रश्न कुछ दिए हैं, उनको भी हम आपको देख के चलते हैं। क्या है अगला प्रश्न आपका? तराई क्षेत्र में रहने वाले पुराने निवासी थारू और बोक्सा। तराई क्षेत्र में बोली जाने वाली बोलियां कौन सी हैं? खड़ी बोली, पंजाबी और बंगला। तराई क्षेत्र के लोगों का प्रमुख भोजन क्या है? तराई क्षेत्र के लोगों का प्रमुख भोजन चावल है। खाली स्थान भरो। दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी जिले में है। यहाँ तेंदुआ, नीलगाय, हिरन और जंगली सूअर आदि जानवर पाए जाते हैं। यदि वनों की कटान अधिक होती है तो आसपास के क्षेत्र में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? लिखो। यदि वनों की कटान अधिक होती है तो उनकी मिट्टी की कटाई अधिक होगी, वायु प्रदूषण होगा, वर्षा कम होगी, इस तरह की समस्याएं वहाँ पर उत्पन्न हो जाती हैं। पशु पक्षी, जंगल ख़त्म हो जाएंगे। तुम्हारे अनुसार यहाँ के लोगों की क्या समस्याएं होंगी? हमारे अनुसार यहाँ के लोगों की समस्याएं रोज़गार मिलना, शहरी क्षेत्रों से संपर्क न होना, आवास की समस्याएं। पता करो शीशम, बेंत और खैर से क्या क्या बनता है। शीशम फर्नीचर के काम आता है, बेंत से कुर्सी मेज़ें बनती हैं और चटाइयाँ बनती हैं, खैर से ये भी फर्नीचर के काम आता है। साल और बांस से बड़े बड़े खम्बो, बल्ले, ये जो है बांस का काम, बांस से कागज़ भी बनता है। खैर और साल ये सभी मजबूत लकड़ियाँ होती हैं और ये फर्नीचर बनाने के काम आती हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारे उत्तर प्रदेश का प्राकृतिक वातावरण। किस तरह 3 प्रकार का होता है हमारे उत्तर प्रदेश का। कौन सा?
भावर एवं तराई, गंगा यमुना का मैदानी भाग और पठारी भाग। आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा और बच्चों के लिए ये बहुत ही लाभदायक है, एकेडमिक भी है। इसमें कुछ चीज़ें आपको मेन थी। दुधवा नेशनल पार्क हमारे यहाँ की प्रमुख फसलें और पशु, मैदानी भाग, गंगा यमुना का